नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में वही उसी तरीके से विपक्ष घेरे हुए है और सरकार घिरी है, संसद में कार्यवाही नहीं हो रही है और यहां अब स्पीकर ओम बिरला बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं और उनको हटाने की अब तैयारी हो रही है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है, पूरा विपक्ष एकजुट है। इंडिया गठबंधन के बाहर के भी सदस्य इस मामले में साथ दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये उनके लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, जनरल नरावणे की किताब को लेकर अब दिल्ली में एफआईआर भी हो गई है। प्रकाशक कह रहा है कि हमने किताब छापी नहीं, लेकिन प्रकाशक ने ही किताब का प्रचार किया था ट्विटर हैंडल पर, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या कुछ इस पूरे मामले में हो रहा है, ये बहुत ही हैरान करने वाला है। लेकिन लब्बो लुआब इन सारी चीजों का यही है कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही है। जैसे ही आज सुबह भी 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है, वैसे ही 2-3 मिनट के बाद वहां पर जो सभापति हैं, इस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने कार्यवाही स्थगित कर दी और उसके बाद फिर सदन की कार्यवाही नहीं हुई। पिछले करीब 10 दिनों से यही चल रहा है, 10 वर्किंग डेज से, यानी संसद का बजट सत्र पूरा इसी में जा रहा है और ये आखिरी हफ्ता है संसद का। एक बार देखेंगे सुबह 11 बजे किस तरीके से जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है। जो बिल्कुल वही तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, केवल स्पीकर की कुर्सी पर कोई और बैठे हुए हैं ओम बिरला के बजाय, लेकिन प्रक्रिया पूरी वही चल रही है कि कैसे कार्यवाही को स्थगित किया जाए। और कल कहा भी शशि थरूर ने कि लग रहा है कि जैसे सत्ता पक्ष और खुद स्पीकर नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही चले, क्योंकि कार्यवाही चलेगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। अमलेदु जी। बिल्कुल समीर जी, जब कार्रवाई चलेगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल होंगे, सरकार से सवाल होंगे, यूएस ट्रेड डील हुई है, ट्रंप ने जिस तरीके से धमकाया है प्रधानमंत्री को और भारत को, उस पर चर्चा होगी। तो ये सारी पोल चूंकि सरकार की खुल जाएगी तो सरकार खुद नहीं चाहती है कि इसको लेकर सदन में चर्चा हो। और मणिक्कम टैगोर जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी हम लोगों ने बाइट सुनवाई थी, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सदन को डिस्टर्ब खुद संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं। किरण रिजिजू के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि वही सबसे ज्यादा सदन को मतलब व्यवधान पैदा कर रहे हैं। 70 सालों में ये पहली सरकार है समीर जी कि जो लगातार सदन को नहीं चलने देना चाहती है और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं। जी हाँ। दोनों ही बातें हैं। हाँ। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं और सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहती है। तो ये 70 सालों में ऐसी पहली सरकार और शायद आखिरी सरकार भी है। बिल्कुल। और स्पीकर के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार की सहूलियत के लिए जानबूझकर सदन को बाधित हो रहा, सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है तो उसको स्थगित कर दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। और आखिरकार फिर बजट सत्र भी खत्म हो जाएगा तो फिर संसद की जरूरत क्यों है? वैसे भी संसद के सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं, इसको लेकर बड़े सवाल बने हुए हैं। खैर, इधर आज जब 11 बजे शुरुआत होती है सदन की कार्यवाही की, लोकसभा की, तो फिर सदन स्थगित हो जाता है। देखते हैं क्या कुछ हुआ। और ये इस पर लगातार विपक्ष का आरोप है और अब स्पीकर ओम बिरला भी घिरे नजर आ रहे हैं कि कैसे अपनी कुर्सी बचाएं। वो प्रधानमंत्री को बचाने के चक्कर में, प्रधानमंत्री को इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि विपक्ष की महिला सांसद, कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर सकती हैं। अब हमले के उनसे मांगे जा रहे हैं, प्रमाण मांगे जा रहे हैं कि आप कैसे इनपुट्स आपके पास थे, उसके अलावा अगर नहीं थे तो फिर आपने इस तरह का इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया है और फिर आप इसकी जांच कराइए। यानी और दूसरी ओर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर, संसद की भी और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो बहुत कुछ घिरे नजर आ रहे हैं। अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। सुखदेव भगत है कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा है कि इस पर 120 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हो गए हैं, अब उनको नोटिस दिया जाएगा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। विपक्षी सांसदों का कहना है, विपक्षी दलों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव का वो समर्थन करेंगे। एक बार सुनते हैं सुखदेव भगत को, क्या कहा उन्होंने। अक्षर को लेकर विपक्ष कितनी एकजुट है या फिर आज यह तय होगा कि विपक्षी खेमे में सभी की राय क्या है? देखिए, हम लोग सारे लोग, मैं समझता हूँ विपक्ष के सारे लोग, जो मैं समझता हूँ कि सरकार के जो भूमिका है, जो पक्षपातपूर्ण भूमिका, सारे लोग उससे त्रस्त है, मैं कह सकता हूं। और ये अलग अलग कारणों से मैं समझता हूं कि बातें हुई हैं। और कल भी आपने देखा होगा, मैंने कहा कि हमारे करीब 125 से ज़्यादा हमारे सिग्नेचर हो चुके हैं। बहुत बार अवसर नहीं मिल पा आपस में जो सीनियर लीडर के बैठने का, और आज सारी चीज़ें, तस्वीर साफ हो जाएगी और विपक्ष एकजुट है।
पाकिस्तान ने फिर यू टर्न लिया है और T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को जो तय शेड्यूल था भारत के साथ, तो स्पीकर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और स्पीकर की भूमिका यह है, अभी कल भी हम लोगों ने सुना था, विपक्ष के कई सांसद कह रहे थे कि यहां जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो बोलने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है और स्पीकर की तरफ से उनका माइक बंद कर दिया जाता है। डिंपल यादव ने भी कहा था, राहुल गांधी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। और जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो उनको बोलने दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर स्पीकर की जो ये भेदभाव वाली कार्यशैली है, इसको लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि मामला पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है या नहीं होता है वो अपनी जगह है, लेकिन स्पीकर के खिलाफ अगर एक बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद उनमें अविश्वास जता रहे हैं तो स्पीकर की कुर्सी पर उनका बैठना अपने आप ही संदिग्ध हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। केवल सत्ता पक्ष अगर समर्थन कर रहा है, क्योंकि अमलेंदु जी हमेशा क्या होता है कि स्पीकर जो है वो सर्वसम्मति से उसका निर्वाचन वहां पर होता है और उसको नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों ले जाकर उस कुर्सी पर बैठाते हैं। उम्मीद यह की जाती है कि वो अब किसी पार्टी का नहीं रहा। हाँ, और इनके साथ भी हुआ, ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ है जी। हाँ, ओम बिरला के साथ भी ऐसा ही हुआ। और पहले था कि वो कांग्रेस ने कहा था कि विपक्ष ने कहा था हम अपना लाएंगे, अपना कैंडिडेट लाएंगे। फिर आखिरी समय में अपना कैंडिडेट विपक्ष लेकर नहीं आया और फिर सर्वसम्मति से इनका चुनाव हुआ और इनको ले आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दोनों ले आकर कुर्सी पर बैठाया था। और उस समय जितने भी लोगों ने भाषण दिए सब ने यही कहा था कि आप जो है सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण करेंगे और निरपेक्ष भाव से आप सदन को चलाएंगे, ऐसी आशा की थी। लेकिन मुझे लगता है समीर जी कि अब तक के इतिहास में इससे घटिया कोई स्पीकर अब तक नहीं हुए जितने ओम बिरला हैं। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इससे भी कोई बुरा शब्द हो तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी स्पीकर की भावना जो है उनके अंदर कहीं से है ही नहीं। अभी तक वो खुद को भाजपा का सदस्य ही समझ रहे हैं। वरना हमने तो सोमनाथ चटर्जी जैसे लोकसभा स्पीकर भी देखे हैं कि उनकी पार्टी ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उनका कि अब मैं स्पीकर जब चुन लिया गया तो मैं पार्टी का अब नहीं हूँ, तो इसलिए आपके आदेश को नहीं मान सकता। तो यहाँ तक जो थी वो स्थिति पहुंची। और दूसरी तरफ जो है हमारे ओम बिरला साहब है जो है प्रधानमंत्री को कह देते हैं कि आप सदन में मत आइए, कि आपके ऊपर महिला सांसद जो हमला कर सकती हैं। तो इतने गंभीर बात जो कर दे तो इसका मतलब कि उनके अंदर जरा भी नैतिकता नाम की चीज ओम बिरला के अंदर नहीं है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है समीर। बिल्कुल, इस बात को विपक्ष लगातार कह रहा है और यह भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री वहां आना नहीं चाहते थे और आने के पीछे मुख्य कारण यह है कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उस पर बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि जनरल नरवणे की किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर वो क्या बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत और अमेरिका के साथ जो डील हुई है, अचानक इस डील को कैसे फाइनल किया गया, वहां पर एप्स्टीन फाइल का मामला अलग दिखाई पड़ रहा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री घिरे नजर आ रहे हैं। अब उनको वहां आने से रोकने के लिए स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि विपक्ष के सांसद उन पर हमला कर सकते थे। इतना गंभीर आरोप, इतना बड़ा आरोप ये लगाकर स्पीकर ओम बिरला खुद फंस गए। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए उन्होंने किया हो, लेकिन अपनी कुर्सी जरूर उनकी जाएगी। और कुर्सी तो अलग बात है, कुर्सी आती जाती रहती है, लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर इतिहास में जिस तरीके से अपना नाम दर्ज करा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि इनको किस तरीके से याद किया जाएगा। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस पर जो अभी कहा सुखदेव भगत ने कि ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हो रहे हैं, 120 से ज्यादा सांसदों के। और संजय राउत को सुनते हैं, शिवसेना के नेता। उनका कहना है कि अगर यही रवैया आज भी रहा, आज के लिए वो कह रहे हैं, तब फिर अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। दल अपोजिशन के सभी लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चेंबर में मिलेंगे, वहां राहुल जी भी रहेंगे। हम फिर एक बार जो डेडलॉक हुआ है लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होगी। कल भी चर्चा हो गई थी और कल हमने ये तय किया था, राहुल जी ने ये मान लिया था कि हमको सरकार को सदन चलाने के लिए कोऑपरेशन करना चाहिए, बजट पर चर्चा में हमको सहभाग लेना चाहिए। ये राहुल जी की, खड़गे जी की, सबकी हमारी भूमिका थी। लेकिन जब सदन शुरू हो गया तो लोकसभा स्पीकर ने ही कोऑपरेशन नहीं किया। Nothing doing, you go back. You go back. You go back now. You go back now. फिर से बोलो।
धन्यवाद माननीय सभापति It महोदय। is everybody's state, not your state alone. It is everybody's state. No, 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 no. West Bengal is everybody's state, not only belongs to you. Please, please. No, no. Honorable member, please take your seat. You put your question. सरकार का देन है, You please put your question. का देन है। Honorable member, please take your seat. Please take your seat. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि व्हाट आर द मेजर्स स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स एंड ड्रेजिंग टेकन बाय इंडियन वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट इन द नेशनल वाटरवेज 16 of the Barak River in Assam. Please, my dear. You know very well you cannot raise a point of order during the question hour. Please, my dear. Honorable Minister. Honorable Minister. Respected Respected Chairman, sir. Please, my dear. Please, my dear. No, no, you cannot disturb. You cannot disturb the house like this. You please, my dear. Honorable Minister. Respected Please Chairman, answer sir. to the question. The question, No, no, no. You please take your seat. You please take your seat. You have no right to raise a point of order during the question hour. You please take your seat. respected Chairman, sir. That is right. Honorable Prakash ji has raised a very, very important question. This is regarding the initiative undertaken by the Ministry of Port Shipping Waterways for the seamless movement of our different kind of vessel, cargo vessel, passenger vessel and cruise vessel in the national waterways 16. तो राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे। राज्यसभा में भी ये बिल्कुल वहां भी सभापति यही चाहते हैं अमलेंदु जी कि सरकार के मंत्री सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करते रहे तो ठीक है, विपक्ष को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। और ये भी देखा कि किस तरीके से वो डांट रहे थे, फटकार रहे थे विपक्षी सांसदों को। हाँ बिल्कुल, विपक्षी सांसदों को डांट रहे थे, फटकार रहे थे। और मतलब टोन आप देखिए, ओम बिरला का तो टोन बहुत खराब है ही। मतलब कहीं से भी वो किसी सभ्य आदमी की भाषा समझ में नहीं आती है कि कोई सभ्य व्यक्ति है। आप स्पीकर की तो बात ही छोड़ दीजिए कि स्पीकर के पद पे बैठे व्यक्ति की भाषा कैसे होनी चाहिए। एक साधारण मतलब सामान्य जनजीवन में भी एक आम आदमी की भाषा जो होनी चाहिए, सभ्य और सुसंस्कृत, वो भाषा नहीं है ओम बिरला की। ओम बिरला सदन को संचालित करने के लिए बैठे हैं, हेडमास्टर नहीं है। जो आप जिस तरीके से बात करते हैं, ए बैठिए, ए माननीय सदस्य, ए माननीय सदस्य, मतलब माननीय भी जोड़ते जाएंगे और बेहूदगी भी करते चले जाएंगे। तो मैं फिर कहूँगा समीर जी कि इतना कहा जाए कि असभ्य स्पीकर जो है अब तक कोई नहीं हुआ जितने ओम बिरला हैं। बिल्कुल। और ये जिस तरह से राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसमें भी वहां भी, हालांकि वहां कार्यवाही चल रही है, लेकिन वहां भी किस तरीके से विपक्षी सांसदों को बोलने से रोकने की कोशिश हो रही है ये लगातार दिख रहा है। अब उनके कोई किसी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो जो सवाल उठाना चाहेंगे उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी और वहां पर केवल और केवल सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री बोलेंगे, तो फिर उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा। और इधर एक बार फिर रुक करते हैं, 12 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही, लेकिन फिर स्थगित कर दी गई। और वही जैसा शुरू में हमने कहा कि पिछले करीब 2 हफ्ते से यही सिलसिला चल रहा है। आज आखिरी हफ्ता है बजट सत्र के पहले हिस्से का, और ये भी जो हफ्ता है लग रहा है बिल्कुल इसी तरीके से जाएगा। एक बार देखते हैं किस तरह से 12 बजे जब असेंबल होती है लोकसभा तो फिर कैसे स्थगित होती है। माननीय सभापति जी, Honorable members, few notices of adjournment motion have been received on different subjects. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment notice. Now papers to be laid on the table. Item number 2, Shri Piyush Goyal ji. Sir, with your kind permission, on behalf of my senior colleague, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name as serial number 2 in the revised list of business. Item number 3, Dr. Virendra Kumar.
राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सब सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 4, Shri Pratap Rao Jadhav. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने वरिष्ठ साथी श्री प्रताप राव यादव की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में उनके नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को पटल पर रखता हूं। Item number 5, Shri Jitendra Prasada. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. Item number 6, Shri Kishan Pal. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। Item number 7, Shri Ramnath Thakur. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज सभा पटल पर रखता हूं। Item number 8, Shri Nityanand Rai. महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 9, Shri V. Somalna ji. With your kind permission, I lay on the table of the house paper mentioned against my name at serial number 9 in the revised list of business for today. Item number 10, Professor S.P. Singh Baghel. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 10 पर उल्लेखित कागज सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 11, Shri B.L. Verma ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 12, Shri Suresh Gopi ji. Respected Chairman sir, with your permission I rise to make this statement in the House listed against my name at serial number 12 in today's revised list of business. Thank you. Item number 13, Shri Bhagirath Chaudhary. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 13 में उल्लिखित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2026-27 की निर्गत परिणामी अनुसरण रूपरेखा की प्रतियां हिंदी तथा अंग्रेजी संस्कृत सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 14, Shri George Kurian. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay the papers listed against my serial number 14 in today's revised list of business. Item number 15, Shri Robert Bruce. Hindi and English version of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers as listed against my name in today's business of list. Item number 16, Shri Robert Bruce. Sir, I rise to lay a copy each of the Hindi and English version of 4 final action taken statement of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 17, Shri Jitendra Prasada. So respected sir, with your kind permission, I make the following statement. The status of implementation of recommendations contained in the 180th report of the Standing Committee on Commerce on comprehensive strategy to map major products and countries to maximize exports and minimize imports. Honorable members, please go back to your seats. Let us start discussion on budget. Sir. Speaker sir. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు మున్సిపల్ ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత జిల్లాలోనే ఈరోజు అనేక రకాలుగా దౌర్జన్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఈరోజు కిడ్నాప్ చేస్తూ ఉన్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి ఈరోజు సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత జిల్లాలో దౌర్జన్యము, దోపిడీ, కిడ్నాప్లు, డబ్బులు అంచడాలు, ఈ రకంగా అత్యాచారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. దీని మీద నేను సవాల్ తీసుకొస్తున్నాను. సభ ఖండించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. किरण रिजिजू जी, सर ये बजट का समय है, मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो
पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है, और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, Honorable members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m. तो संसद की लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई 2 बजे तक के लिए। और आज स्पीकर ओम बिरला साहब नहीं थे, उनकी जगह दूसरे पीठासीन अधिकारी थे, लेकिन स्पीकर की भूमिका निभाई आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। और पूरा जो भाषण ओम बिरला दिया करते थे वो भाषण उन्होंने दिया, और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। हाँ, सदन की कार्यवाही स्थगित। और समीर जी, अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा, रिमूवल, मतलब अविश्वास प्रस्ताव नहीं, रिमूवल का प्रस्ताव होता है, वो जब आएगा तब आएगा। लेकिन बिरला साहब ये मान चुके हैं कि प्रस्ताव आ चुका है। जी हाँ। और मैं इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ये मान चुके हैं, इसीलिए वो सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली स्थिति पैदा हो गई है। वो प्रस्ताव जब भी आएगा, आज आएगा, क्योंकि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हो गई, जिस तरीके से कह रहे हैं सुखदेव भगत, संजय राउत की भी है, वो भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रस्ताव आएगा, आज ही आएगा, तो आज ही प्रस्ताव आएगा। तो इसीलिए सदन की कार्रवाई खुद, एक तो सदन नहीं चलने देना चाहती सरकार, और जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी वैसे ही वो प्रस्ताव आ जाएगा। तो इसलिए उनको तुरंत कुर्सी से हटना पड़ेगा। प्रस्ताव पास हो या नहीं हो, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी प्रस्ताव आने के बाद ओम बिरला साहब कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। तो सबसे बड़ी बेइज्जती जो है वो बिरला साहब की यही होगी। अब मोदी जी को बचाने के चक्कर में ये मरा हुआ सांप जो है वो गले में डाल दिया बिरला साहब ने। और मोदी जी को तो उन्होंने डर दिखा दिया कि आपके ऊपर हमला हो सकता है। अब उनको कुर्सी जाने का डर है, तो मोदी जी तो इसलिए नहीं आए कि उन पर हमला बताया, और खुद नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका भी कहना है कि अगर उनको हटाने का प्रस्ताव आता है तो उनकी पार्टी समर्थन करेगी। यानी पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के बाहर के भी जो दल हैं, ओम बिरला को लेकर उनकी किस तरह की नाराजगी है, कल हम लोगों ने देखा था। लेकिन सुन लेते हैं पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला को हटाने को लेकर। और पूरा इंडिया गठबंधन के अलावा भी हरसिमरत कौर बादल हैं जो शिरोमणि अकाली दल की नेता है, कल उन्होंने किस तरीके से स्पीकर पर जबरदस्त उन्होंने हमला बोला और कहा उन्होंने 18 साल हो गए मुझे संसद में, मैंने आज तक कोई स्पीकर ऐसा नहीं देखा है जो इस तरीके का हो कि विपक्ष को बोलने ही न दे, उसकी आवाज दबा दे, उसके माइक दबा देते हैं। हाँ बिल्कुल, हरसिमरत कौर बादल ने कल साफ तौर पे कहा कि 18 साल हो गए और 18 साल में ऐसा स्पीकर नहीं देखा कि आप विपक्ष को बोल नहीं देना। उन्होंने हालांकि ये भी जोड़ा कि मैं उस विपक्ष का हिस्सा नहीं हूँ, मतलब इंडिया गठबंधन का या जो विपक्ष विरोध कर रहा है उसका, लेकिन आप विपक्ष को बोलने तो दीजिए। ट्रेड डील पर बात ही नहीं हो रही है कि आपने क्या क्या देश बेच दिया ट्रंप के सामने, इस पर बात ही नहीं हो रही है। और सरकार खुद नहीं चाहती कि सदन चले और स्पीकर खुद नहीं चाहते कि सदन चले। ये बड़े गंभीर आरोप है समीर जी कि स्पीकर जो है वो खुद ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि सदन नहीं चले। इसीलिए फिर जो बार बार ये बात कही जा रही है कि इतना घटिया स्पीकर जो है, और मुझे अब तक नहीं देखा और शायद आगे इतना घटिया स्पीकर कोई देखा भी नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर को लेकर जबरदस्त नाराजगी विपक्ष में दिख रही है और कई स्तर पर दिख रही है। एक तो सत्ता पक्ष के साथ उनका जो झुकाव रहता है, विपक्ष के साथ उनकी नाराजगी और विपक्ष को कैसे वो बोलने नहीं देते हैं। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव को सुनते हैं, कह रहे हैं कि अगर उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है उनकी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करेगी। इस पर कुछ नहीं कहना, मुझे पता ही नहीं उसने क्या कहा, तो रोजमर्रा चीज कहते हैं। सर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो स्पीकर के खिलाफ ला सकते हैं, तो उस पर क्या समाजवादी पार्टी साथ दे रही है, क्या करें? समाजवादी पार्टी आएगा तो साथ देगी।
सर, और लोकसभा स्पीकर को लेटर भी लिखा है, बीजेपी एमपीज ने भी लिखा है और कांग्रेस विमेन एमपीज ने भी लिखा है। मुझे पता नहीं उन लेटर्स में क्या लिखा है सर। उसमें कांग्रेस एमपीज ने लिखा है कि हमारी कोई ऐसे है, जब तक मुझे जानकारी ऑथेंटिक न हो तो आप जो कह रहे हैं उसको थोड़ी मैं मान लूँ। सर, स्पीकर वाले में क्या स्टैंड है सर? अगर नो कह तो दिया, अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो इस समाजवादी पार्टी उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी के सुखदेव भगत कह ही रहे हैं कि 120 से ज्यादा सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, पूरा विपक्ष एकजुट है। प्रस्ताव पारित हो ना पारित हो, हटाने की प्रक्रिया पूरी हो पाए या ना हो पाए, लेकिन अगर उनको इस तरीके से विपक्ष के इतने ज्यादा सांसदों का विरोध झेलना पड़ रहा है और वो उनको हटाने की इच्छा जता रहे हैं, अपने आप में ये स्पीकर के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शर्मिंदगी की बात है। उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए या फिर अपना रवैया बदलना चाहिए। पर विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि हम ये उम्मीद अब छोड़ दिख चुके हैं कि स्पीकर ओम बिरला अपना रवैया बदलेंगे। हाँ बिल्कुल, स्पीकर अपना रवैया बदलेंगे, इसको लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि वो अपना रवैया नहीं बदलेंगे, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इधर समीर जी, जयराम रमेश जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया आज, और वो ट्वीट जो है उन्होंने इतिहास के आईने से किया कि स्पीकर कैसे होते थे और प्रधानमंत्री कैसे होते थे। जिन नेहरू को जो उनका चूड़ीदार पायजामा और नेहरू जैकेट पहनकर मोदी जी नेहरू बनना चाहते हैं, तो वो नेहरू क्या थे और मोदी जी हैं वो किस तरीके से नेहरू के पैरों की धूल भी नहीं है, ये बताने का एक तरीके से जयराम रमेश ने प्रयास किया है। एक वो ट्वीट किया है और बहुत गंभीर वो ट्वीट है। समझ मुझे लगता है वो ट्वीट भी पहले बता दिया जाए, फिर उस पर आगे चर्चा की जाए तो लगता है बेहतर रहेगा। बिल्कुल, जयराम रमेश का वो ट्वीट देखते हैं। उन्होंने कई पुराने कुछ कटिंग्स भी लगाई, संसद की कार्यवाही की कटिंग लगा रखी है। लिख रहे हैं कि 18 दिसंबर 1954 की दोपहर लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर को हटाने के लिए लाए गए एक प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। बहस की शुरुआत इस प्रकार हुई, डिप्टी स्पीकर सदन अब इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, क्या मैं सदन के समक्ष एक निवेदन रख सकता हूं? आपने इस चर्चा के लिए 2 घंटे निर्धारित किए हैं। डिप्टी स्पीकर कहते हैं जी हां, दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। जवाहरलाल नेहरू फिर कहते हैं सामान्यतः आप समय का कुछ अनुपात तय करते हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विशेष मामले में विपक्ष को सरकार की बेंचों की तुलना में अधिक समय दिया जाना चाहिए। हम अधिक समय लेने की इच्छा नहीं रखते और मुझे उम्मीद है कि इस पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने भाषणों में सदन का बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। स्वाभाविक है कि हमें कुछ कहना होगा जो हम कहेंगे, लेकिन मैं आपके विचारार्थ ये सुझाव रखना चाहता हूं कि विपक्ष को अधिक समय दिया जाए। पहली लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास कुल 489 में से 364 सीटें थी और ये उस समय के प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था जब विपक्ष का कोई जाना माना नेता भी नहीं था। जिस संसद को नेहरू ने दिन प्रतिदिन बैठकर बोलकर सुनकर और समायोजन करते हुए गढ़ा था, वो आज अपने पुराने स्वरूप की एक फीकी परछाई मात्र रह गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात जीवी मावलंकर जो पहले स्पीकर थे उनके खिलाफ आया था। और आप ये देखिए कि विपक्ष की क्या कद्र थी। अब उनके खिलाफ इस प्रस्ताव लाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को कितना महत्व दिया जा रहा है। वहां गिनती के कुछ लोग थे और वो भी अलग अलग दलों के, कुछ बहुत सारे निर्दलीय भी रहे होंगे। इतने सारे सांसद तो कांग्रेस पार्टी के ही थे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि विपक्ष को अधिक समय दिया जाए, उनकी बात को ज्यादा सुना जाए, इसलिए कि विपक्ष भी एक मजबूत आवाज होती है। जहां से वो चुनकर आ रहे हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो संसद में दिखता है, विपक्ष को खारिज कर देंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये बहुमत कभी मिला होता मौजूदा सरकार को तो फिर क्या करती। कई बार ये चर्चा का विषय होता है। बिल्कुल समीर जी, कई बार चर्चा का विषय होता है कि अगर मौजूदा सरकार को मतलब इतना तगड़ा मिला होता तब आप क्या करते, ये सामने आता। आप 240 पे जब हैं तब आपका चाल चरित्र चेहरा जो है वो देश के सामने आ रहा है कि आपका असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। कहीं वास्तव में आप 400 पार हो गए होते तब आपका क्या चाल चरित्र चेहरा होता, ये देश के सामने मतलब आप क्या करते हैं इसी से समझा जा सकता है कि 240 पे आपकी हालत है, 400 पर होते तो आपकी क्या आप देश का हाल करते। तो बहरहाल देश की जनता को सलाम है कि उसने आपको 240 पे रोक लिया। हालांकि लगता है जनता ने तो 140 पे ही रोका था, चुनाव आयोग की मदद से 240 पहुंच गए होंगे, हो सकता है ऐसा भी हो जैसा कि आरोप लग रहे हैं। तो बहरहाल आरोप अपनी जगह पे है, लेकिन 240 पर होते हुए भी आपके जो क्रियाकलाप सामने आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से लोकतंत्र के अनुरूप दिखाई नहीं पड़ते। बिल्कुल, और स्पीकर के पद पर बैठे, खासतौर पर जो संवैधानिक संस्था
व्यवस्थाएं हैं वहां बैठे हुए लोग कैसे सत्ता पक्ष के साथ सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। अब उनको भी इस तरह के जो पुराने दस्तावेज हैं, संसद की लाइब्रेरी में सारी चीजें रखी हुई हैं, उनको कम से कम अध्ययन करना चाहिए कि हमारे देश की संसद की परंपरा क्या रही है, किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियां चलती रही हैं और उसमें विपक्ष को कितना महत्व मिलता रहा है। यहां तो विपक्ष को दुश्मन की तरह से, अभी आज देख रहा था कहीं पर लिखा हुआ है कि शायद देवेंद्र फडणवीस का एक बयान छपा था अखबारों में कि विपक्ष तो अब केवल मीडिया में रह गया है, बाकी खत्म हो चुका है, उनको पूरा विपक्ष खत्म दिखाई पड़ रहा है। तो ये हैरान करने वाली बात है। अब उसी यही चर्चा फिर होती है कि अगर ये बहुमत उनके पास रहा होता तो क्या फिर हाल होता, उनको विपक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ता। खैर, क्या कह रहे हैं अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो उनको हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उसको लेकर राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं प्रमोद तिवारी, उनको भी सुनते हैं। और स्पीकर ओम बिरला को लेकर जबरदस्त नाराजगी पूरे विपक्ष में दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, पूरे विपक्ष में काफ़ी इसकी नाराज़गी दिखाई पड़ रही है साफ तौर पर समझिए। और ये नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि अब रोज़ सदन में नारे लग रहे हैं और ओम बिरला साहब सदन चलने नहीं देते। पहले खुद आ जाते थे, अब चूंकि जब से ये आ गया कि आएगा इस पर अविश्वास प्रस्ताव, तो बिरला साहब खुद नहीं आ रहे हैं, पीठासीन अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन तरीका वही है। तो इसका मतलब बिरला साहब अगर हट भी जाएंगे तो क्या तरीका यही रहेगा इसी तरीके से? मतलब बिरला साहब जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है, ये किसी और का चेहरा नहीं है, बिरला साहब का चेहरा नहीं है। बिरला साहब के चेहरे पे दयनीय भाव भी दिखाया जा सकता है। कल उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा दयनीय भाव थे जब वो कह रहे थे कि भाई सदन आपका है और मैंने नहीं रोका है, सबको मौका मिलेगा, इस तरह की सब बातें कर रहे थे। वो एक तरीके से देखा जाए तो पर्दे के पीछे से विपक्ष से माफ़ी मांग रहे थे कि भाई मुझको माफ़ कर दो, मेरे ऊपर मजबूरियाँ हैं और कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो मजबूरियां होंगी कि बिरला साहब जो हैं वो अध्यक्ष की पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता की तरीके से वहां बैठकर काम कर रहे हैं। तो यही वो बताने का शायद प्रयास कर रहे होंगे, संदेश देने का प्रयास कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये बयान देकर बुरी तरीके से घिर गए हैं ओम बिरला, ये अब साफ देखा जा रहा है, क्योंकि अगर वो बयान दिया तो अब उसको साबित करना होगा, और नहीं आप यूं ही आपने धुप्पल में वो बयान दे दिया तो फिर आपको माफी मांगनी होगी। आपको एहसास ही नहीं था कि आप कितना क्या करने जा रहे हैं। ये बयान देते समय आपको इतना तो सोचना था कि आप लोकसभा में जो देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा है उसके आप सर्वे सर्वा हैं, स्पीकर हैं, और आप वहां बैठकर एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका न कोई सिर है न कोई पैर है, और अगर सिर पैर है तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे हैं। खैर, अब क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया को लेकर? जो विपक्ष अब बिल्कुल एक दिखाई पड़ रहा है, उतावला है कि अब इनको हटाकर ही दम लेंगे, उस पर प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है? मैं बहुत सीधा और साफ बात कह रहा हूं। भारत के संविधान के अंतर्गत स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, पर वो एक अंतिम विकल्प के रूप में होता है। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा भरपूर प्रयास यही होगा कि ऐसी स्थिति ना आए, पर जब कभी भी उनके खिलाफ आएगा हम निश्चित रूप से सबसे पहले मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे। भारत के संविधान के अनुसार ये लाया जा सकता है। अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि वो हमारा अंतिम विकल्प होगा। सर, जो बीजेपी एमपीज हैं उन्होंने एक स्पीकर को एक लेटर लिखा है जिसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की बात करी है, तो उस पर क्या कहेंगे? बच्चे हंस रहे हैं गांव में, शहर में, कि भारत के 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी 3 महिलाओं के बेल में आने से डर गए, घबरा गए। डर उनको महिलाओं से नहीं था, डर ट्रंप बाबा से, पापा, कि क्या बोलेंगे वो भारत अमेरिका डील पे। एक तरफा समर्पण है, तो जनता से डर के वो नहीं आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे याद दिलाता है ये समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी का, कुछ ऐसे ही आया था। सर, बुक को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से एक FIR दर्ज की गई है, जिस तरह से सर्कुलेटिंग को लेकर सवाल खड़े करें, करने दीजिए। FIR होगी, तफ्तीश होगी, जानकारी होगी, बताएंगे लोगों को
न जनरल नरवणे ने इनकार किया है कि उन्होंने पुस्तक लिखी, न पेंगुइन ने लिखा है कि पुस्तक है उनके पास। तो सच्चाई तो है ही है, ट्रुथ इज देयर, सत्य सामने है, और एक खिसियाई हुई सरकार सच्चाई का सामना नहीं कर रही है, बल्कि हिटलर की तरह हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि कैसे सच्चाई को दबाया जाए। सर आखिरी सवाल, पाकिस्तान की तरफ से आइए तो कैसे सच्चाई को दबाया जाए, कोशिश ये है सरकार की भी और स्पीकर की भी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किस तरीके से स्पीकर तो घिरे ही हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रमोद तिवारी भी वही बात अमलेंदु जी की पूरी दुनिया हंस रही है, छोटे छोटे बच्चे हंस रहे हैं कि 3 महिला सांसदों, निहत्थी महिला सांसद, क्योंकि सदन में तो कोई हथियार लेकर जाता नहीं है, उनकी वजह से प्रधानमंत्री इतना डर गए कि वो सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए ही नहीं आए। हाँ, इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए नहीं आए। और समीर जी, महिला सांसदों से डर मोदी जी को लगना चाहिए, हो सकता है लगता हो महिला सांसदों से। महिला सांसदों से क्या, देश के आम नागरिक से भी प्रधानमंत्री को डर कर रहना चाहिए। आम नागरिक के वोट से ही तो आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको डर कर रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और ये नहीं, हाँ, डर पंजाब में भी गए थे, लेकिन ये डर कायम रहना चाहिए, जनता का डर कायम रहना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री का डर जनता पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोकतंत्र है। तो लेकिन इस लोकतंत्र में जनता को डराया जा रहा है, ये है। लेकिन इस डर के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी बिरला साहब की, उसकी हवा खुद निकाल दी है किरण रिजिजू ने। और किरण रिजिजू साहब ने एक वीडियो पोस्ट किया है, वो इस वीडियो में, जिसे कि संसद टीवी ने ऑन एयर नहीं किया, वो वीडियो किरण रिजिजू साहब ने पोस्ट किया है। और वो वीडियो किरण रिजिजू साहब के पास कहाँ से आया? तो क्या संसद टीवी को किरण रिजिजू साहब जो है वो गवर्न कर रहे हैं, या संसद टीवी उनको सारी फुटेज दे देता है जो कि ऑन एयर नहीं होती है? हालांकि वो उन्होंने किया है, ठीक है, वो फुटेज आ गई है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से महिला सांसद, जो देखिए हमारे बराबर में ये चल रहा है कि महिला सांसद जो है कांग्रेस की, वो बैनर लेके आई हुई हैं और उनसे अश्विनी वैष्णव जो है कुछ कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, पीछे से और भी मंत्री उनसे बहस कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव शायद बैठे हैं, वो कुछ बहस कर रहे हैं, पीयूष गोयल भी बहस कर रहे हैं, किरण रिजिजू खुद बहस कर रहे हैं। इन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट की भाषा ये बताती है कि किरण रिजिजू साहब साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं विपक्ष को, और ओम बिरला साहब की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसकी हवा निकाल दी है। आप देखिए, ये विपक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के मंत्री जो हैं, वो इन महिला सांसदों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चूंकि फुटेज जो थी ये आ जाती, तो क्या ओम बिरला साहब ने प्लॉट रचा कि महिला सांसद हमला करने वाली थी उल्टी? क्योंकि देखिए, मंत्री बढ़कर आ रहे हैं महिला सांसदों पर हमला करने के लिए, ये इसमें साफ तौर पर दिखता है। बिल्कुल, और ये फुटेज जारी किया है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, उन्होंने लिखा भी क्या है ट्विटर पर, वो भी देख लेते हैं। लेकिन क्या इसी का डर था? और ये अगर डर है तो इससे तो वहां विपक्ष की महिला सांसदों को डरना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के सारे सांसद आकर उनको घेर ले रहे हैं, उसमें तमाम सीनियर मंत्री भी हैं। लिख रहे हैं किरण रिजिजू की कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों के सबसे घटिया बर्ताव पर गर्व है। अगर हमने सभी बीजेपी एमपीज को नहीं रोका होता और महिला एमपीज को कांग्रेस एमपीज से भिड़ने नहीं दिया होता तो बहुत बुरा सीन होता। संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब उन्होंने एक तरीके से जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको खुद ही खोलकर रख दिया है कि यहाँ जो प्रदर्शन कर रही हैं वहां पर प्रधानमंत्री के लिए, और जिस तरीके से एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो उनके ऊपर हमला करने की फिर तैयारी थी। क्योंकि वहां इस फुटेज को देखते हैं कैसे सारे जो तमाम सीनियर मंत्री और विपक्ष सत्ता पक्ष एमपी हैं, उन 2-4 महिला सांसदों को आकर घेर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2-4 महिलाओं को आकर घेर रहे हैं। और देखिए, सीनियर मंत्री सब जो निकल कर आ जाते हैं, पीयूष गोयल हैं, जो अश्विनी वैष्णव हैं, गिरिराज सिंह हैं, ये सब बेल में आ जा रहे हैं और ये महिला सांसदों को घेर रहे हैं। और ये आरोप भी लगे थे कि महिला सांसदों के साथ अभद्र टिप्पणियां होती इन बीजेपी के सांसदों ने, मंत्रियों ने की, ये आरोप लगा था। और इसी के बाद जो था वो स्पीकर के चैम्बर में जाकर महिला सांसदों ने अपना विरोध जताया था। ये जी सब किस तरीके का विरोध वहां देखने को मिला था, एकदम बिल्कुल आमना सामना हुआ था सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों। बिल्कुल आमना सामना विपक्ष के और सत्ता पक्ष के सांसदों का हुआ था, यही सब देखने में आया था। तो ये समीर जी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सदन में हुआ। और ओम
बिरला साहब ने एक तरह से कहा जाए कि बेनकाब कर दिया है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो थी, जो रची थी बिरला साहब ने। और उसको लेकर जो जिस पुस्तक का जिक्र अमलेंदु जी, जो बार बार ये हो रहा है कि राहुल गांधी जनरल नरवणे की पुस्तक का जिक्र कर रहे थे और उनको नहीं बोलने दिया गया, उस पर अब देखिए किस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है। किताब के उसके प्रकाशक के खिलाफ वहां पर FIR दर्ज हुई है कि कैसे वो लीक हुई, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रकाशक ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। हालांकि पहले ही वो उसके प्रकाशक जब छपने से पहले ही उसका प्रचार शुरू कर दिया था उस किताब का, उस पुस्तक का, कि जनरल नरवणे की तस्वीरों के साथ पुस्तक का कवर पेज भी उसमें जारी किया था। पहले तो जनरल नरवणे की किताब का कवर पेज ही राहुल गांधी ने दिखाया था, तो उस पर FIR हुई है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रकाशक, अब ये तो देखा जाएगा कि प्रकाशक झूठ बोल रहा है कि नरवणे झूठ बोल रहे हैं कि सरकार बचने के लिए अपने ये सारी तरकीबें निकाल रही है। सुनते हैं राहुल गांधी को, क्या कहा उन्होंने। ये ट्वीट है एक, मैं आपको दिखाता हूँ। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy from the government? No. Please listen to what I said. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? Right? So I believe Mr. Naravane. He's the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए the central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है, क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट, मेन चीज ये है। थैंक यू। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जनरल नरवणे खुद अपनी किताब के बारे में लिख चुके थे और अमलेंदु जी कह रहे हैं कि मैं तो उनकी बात पर भरोसा करूंगा, प्रकाशक झूठ बोल रहा है। लेकिन प्रकाशक ने भी उस किताब के बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर सूचना दी थी और लोगों से किताब खरीदने की अपील की थी। हाँ, लोगों से किताब खरीदने की अपील की थी और शौर्य दिवस जो मनाया जाता है उस पर वो किताब जो थी वो पेंगुइन ने की थी और वो ट्वीट पेंगुइन का हम लोगों के पास है समीर जी, और वो ट्वीट अभी भी जनरल नरवणे जो हैं उनके ट्विटर टाइमलाइन जो है उस पर मौजूद है, अभी भी मौजूद है। ये है वो, देखिए, और ये उस पर लिख रहे हैं जनरल नरवणे, हेलो फ्रेंड्स, माई बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। और जो पेंगुइन लिख रहा है वो लिख रहा है कि एज वी गियर अप फॉर विजय दिवस, लेट अस टेक ए मूवमेंट टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, स्टार्टिंग विद मनोज नरवणे, द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु फॉट फॉर
डिकेट्स टू नो हिज स्टोरी प्री ऑर्डर, और ये उन्होंने उसके लिंक दिए हुए हैं अपने ट्वीट में, और उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए मनोज नरवणे ने ये जो है ये इसको ट्वीट किया समीर जी, और ये ट्वीट किया मनोज नरवणे ने। इसकी तारीख भी हम बता दें 2023 का है इनका ये ट्वीट, और ये तारीख है 15 दिसंबर 2023 रात को 8:10 पर। और इस पर समीर जी एक जो वो हैं यूज़र जो हैं उन्होंने इसका जवाब दिया, और उन्होंने भी जवाब जो दिया वो दिया कि आई जस्ट प्री ऑर्डर इट, कांट वेट टू रीड, मंडे 15 जनवरी डिलीवरी डेट, ये उसमें डिलीवरी डेट भी दी हुई है, मतलब कि उनको मिल गई है किताब। हाँ, किताब यानी ऑनलाइन मंगाई जा सकती थी, प्रकाशक कह रहा है, और मंगा भी ली गई, जिसको एक यूजर लिख रही है 2023 को किताब मिल जाएगी, ये उसमें है ये कि उनको 15 जनवरी को मिल जाएगी, या ये वहां पर जिस लिंक से उन्होंने किताब को बुक किया था। तो अब ये किताब किसके पास नहीं, और दूसरे ये भी है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किताब छपी नहीं, यानी आपने रोक रखा है। अब ये भी बता दिया कि कैसे जनरल, एक आर्मी के रिटायर्ड जनरल को भी बोलने और लिखने की कितनी आज़ादी है ये दिखाई पड़ गया, और आपने रोका। जैसे उस दिन राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत उत्तेजित हो गए थे, उतावले हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि सवाल उन पर भी उठ रहा था, और सीधे सीधे सवाल तो पहले उन पर ही उठेगा कि रक्षा मंत्री हैं वो क्या कर रहे थे। लेकिन किताब छपी नहीं छपी मामला अब ये है ही नहीं, मामला तो ये है कि किताब में लिखा क्या गया है। यही बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, सुनते हैं उनको। तो इस किताब को लेकर अब जबरदस्त एक जो विवाद बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग अब उस किताब की बात नहीं कर रहे हैं, कि अब सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि वो किताब ना आए, लेकिन अब तो उसकी सॉफ्ट कॉपीज भी लोगों के पास पहुंच गई हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल सॉफ्ट कॉपीज भी लोगों के पास पहुंच गई हैं, खूब वायरल हैं वो सॉफ्ट कॉपीज, तमाम लोगों के पास हैं। और वो सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ तो हार्ड कवर है, राहुल गांधी ने खरीद लिया, लोगों ने और ने खरीद लिया, और वो खुद जो है वो ट्वीट कर रहा है, पेंगुइन प्रकाशक जो है, और 2023 का है, मतलब आज का नहीं है, 2 साल पहले हो गया। अब दिसंबर 2023 का ट्वीट है, और अब ये फरवरी आ गई, मतलब लगभग 2.25 साल हो गया इस बात को। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब ये दबाव डाला गया होगा प्रकाशक के ऊपर। भाई प्रकाशक की क्या हैसियत है सरकार के सामने? सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक दरवाजा आके अगर हड़का देगा समीर जी तो वो दुकान बंद करके भाग जाएगा प्रकाशक तो। बिल्कुल। तो ये स्थितियां हैं। तो अब ये क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है, इसीलिए पूछ रहे हैं राहुल गांधी कि भाई आपको प्रकाशक की बात पर भरोसा है या मनोज नरवणे की, MM नरवणे जो है उनकी आपको बात पर भरोसा है? क्या MM नरवणे ने कहा है कि उन्होंने किताब नहीं लिखी? नहीं कहा उन्होंने। उनके पिछले 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कि मेरा काम था किताब लिखना, मैंने पब्लिशर को दे दिया, वो कई अनुमति के लिए किताब छप के आ गई है, विमोचन नहीं हुआ है। ये तो सीधे सीधे वो किताब लिखी है उन्होंने, वो कोई उससे मना तो कर नहीं रहे हैं, और जो कुछ वहां पर हुआ था उससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस किताब को छपने देने से कैसे रोका गया, और उसके बाद हो सकता है कि वो छपकर आई गई हो, और जब ये आदेश मिला हो उसके बाद प्रकाशक ने उसको मार्केट में, यानी उसका जो विमोचन था उसको मार्केट में लाने से रोक दिया। जो भी कारण रहे हो, लेकिन किताब छपी है और छपकर लोगों के पास पहुंची भी है, ये दिखाई पड़ रहा है, और अब उसकी सॉफ्ट कॉपीज भी लोगों के पास हैं। पर सवाल वही है कि आखिर किताब छपे न छपे, लेकिन किताब में जो बात कही गई है वो सही है या नहीं, और वो सेना के उस समय के जनरल कह रहे हैं, तो फिर उस पर कैसे भरोसा नहीं होगा? क्या आर्मी पर भरोसा नहीं है, आर्मी के जनरल पर भरोसा नहीं है, सारा भरोसा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर ही है? ये बड़ा सवाल है। राजीव राय को सुनते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं। को लेके, उसके सर्कुलेशन को लेके, इसको आप कैसे देखते हैं? वही बुक है जिसका मुद्दा राहुल गांधी ने हाउस में, ये वही मुद्दा है जिससे सरकार डरती है। इस सदन में 9 बार नेताजी ने चीन की चर्चा करी थी, तब की सरकारें कोई और थी, अब की सरकार लाल आंखें करके देखने की बात करती थी, लेकिन चीन का नाम सुनते ही बहस करने को तैयार नहीं है। सवाल ये नहीं कि किताब किसने छापा, किसने बेचा, सवाल ये है कि उस किताब में 4 लाइनें कौन सी ऐसी है जिससे सरकार इतनी दहशत और खौफ में है कि सरकार उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, उस मुद्दे पर बहस भी नहीं करना चाहती। जी सर, जिस तरह से पाकिस्तान का U-टर्न हुआ है मैच को लेके, उसको आप कैसे देखते हैं? 15 को जो है अब उनका शेड्यूल हुआ है मैच खेलना इंडिया के साथ। मैं ये कह रहा हूँ
कि हम हमेशा इस बात पर क्यों डिपेंड रहते हैं कि अमेरिका क्या कहेगा, ट्रंप क्या कहेगा, पाकिस्तान क्या कहेगा, मुख्य किसी भी मुद्दे पर देश की अपनी एक स्पष्ट नीति क्यों नहीं हो सकती? 140 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, क्यों नहीं हो सकता? दूसरे की इच्छा पर निर्भर रहने को आत्मनिर्भर नहीं कहते। जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ऑपोजिशन की एमपीज ने स्पीकर को लेटर लिखा था, ऐसे ही बीजेपी और एनडीए के एमपीज ने, वुमेन एमपीज ने लेटर लिखा और बोला है कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ संस्कार है कि वही महिला सांसद, मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई थी, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, अब तक की आखिरी महिला प्रधानमंत्री थी, उनको गाली दिया जा रहा था, बुजुर्ग सोनिया गांधी को गाली दिया जा रहा था उनके सांसद द्वारा, तो तालियां बजा रही थी और खिलखिला रही थी। तो यहाँ पर किस तरीके से इस किताब को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो मामला ये है कि किताब में लिखा क्या है और चर्चा उस पर होनी चाहिए, लेकिन उस किताब को बाहर आने से, लोगों के पास पहुंचने से कैसे रोकने की कोशिश हो रही है? कोई ऐसी बात तो लिख नहीं दी है कि उससे देश की सुरक्षा को संकट आ जाएगा। देश की सुरक्षा पर संकट आ गया था, उसी पर कलई खुल रही है कि देश का नेतृत्व उससे कैसे निपट रहा था। सेना वहां खड़ी है लेकिन उसको आदेश ही नहीं मिल रहा है, वो आदेश का इंतजार कर रही है। हाँ, सेना आदेश का इंतजार कर रही है और इतने क्रूशियल समय में, और आप कह रहे हैं कि भाई जो करना हो वो कर लो, तुम जो उचित समझो। इसका मतलब समझिए, ये भाई अगर बचाव करना आता तो ये कह सकते थे हमने तो सेना को खुली छूट दे दी, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय कर दिया। इसका मतलब समझिए कि उस समय भी सेना से ये कह दिया गया होगा भाई ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो करना सो कर लो जी। और जब रोकने की बारी आई तो खुद रोक दिया, तब सेना से नहीं पूछा। तो इसका मतलब सेना के जो अफसर तमाम जो कहते रहते हैं, एक तरह से कहा जाए कि गोलमोल शब्दों में, कि बहुत कमजोर नेतृत्व जो है वो है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री 70 सालों में देश ने नहीं देखा जितना एक कमजोर प्रधानमंत्री इस समय है, जिसके पास निर्णय लेना की कोई क्षमता है, क्षमता नहीं है ऐसे गंभीर समय में। निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, दूसरों पर टालने की का तरीका है और दूसरों पर उसको टाल दे रहे हैं। और वही बात कह रहे हैं राजीव राय की, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कि लाल लाल आंखें दिखाने की बात हो रही थी। लाल लाल आंखें ऐसे ही दिखाई जाती हैं क्या? कांग्रेस के जो पुस्तक छपी हुई है जनरल नरवणे की, उसको लेकर कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, वो भी कह रहे हैं कि आखिर उस पुस्तक में जो कुछ लिखा है वो सही है या नहीं, चर्चा इस पर होनी चाहिए। और पुस्तक लिखी गई है या नहीं, चर्चा ये होनी चाहिए। किसी के पास पहुंच पाई है या नहीं, ये अब मामला है ही नहीं। सुनते हैं मनीष तिवारी को, क्या कहा उन्होंने। दिल्ली पुलिस ने केस फाइल किया है, जो अनअप्रूव्ड बुक है, जो लीक हुआ है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर केस फाइल किया है। Well, if the book was not published, how was it listed for advance orders on every online platform in the December of 2023? I think that answers it. और सर, पाकिस्तान का एक बार फिर से यू टर्न क्रिकेट को लेकर वो है, तो ये किस तरीके से उस पुस्तक को लेकर अब एफआईआर भी हो रही है, यानी उसमें प्रकाशक को और डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वो पुस्तक तो फिर निकल चुकी है, तीर निकल चुका है कमान से, आप उसको कहाँ रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? इस पर घिरे हुए हैं, जवाब मांगा जा रहा है संसद में, तो संसद की कार्यवाही ही नहीं चलने दी जा रही है, उसको भी टाला जा रहा है। यहाँ भी हर चीज टालने की बात हो रही है और टालने के मुद्दे पर ही इस किताब में जो कुछ लिखा है उसमें सरकार गिरी हुई है, क्योंकि वहां सीधे 2.5 घंटे के इंतजार के बाद सेना के अधिकारियों को कह दिया गया कि जो मन में आए वो करो। हाँ, जो मन में आए वो, जो उचित समझो वो करो, ये कह दिया गया। तो अब यहाँ भी बिरला साहब से भी कह दिया गया होगा जो उचित समझो सो करो, तो ये कह दिया गया होगा। अब इनसे भी कह दिया गया होगा रिजिजू साहब से, जो उचित समझो सो करो। तो उचित समझा कि रिजिजू साहब ने वो वीडियो जारी कर दिया और ये धमकी दे दी कि अगर हमने अपने सांसदों को नहीं रोका होता तो स्थिति बहुत खराब हो जाती। अब जिसको जो उचित समझ में आ रहा है वो कर रहा है। बिरला साहब ने वो किया, इन्होंने ये किया। अच्छा, मोदी जी को जो उचित समझा वो उन्होंने किया, वो मलेशिया चले गए। होगी संसद, करते रहो चर्चा। हम संसद में जाएंगे नहीं, हम तो मलेशिया जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और गले लगा रहे हैं दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम है क्या? इब्राहिम है, कौन से इब्राहिम है? अनवर इब्राहिम, अनवर इब्राहिम। हाँ, तो उनको गले लगा रहे हैं। यहाँ तो जो है वो टायर के नीचे आ जाता है तो उसकी जो होता है उसका भी वहाँ जाकर गले लगा रहे हैं अनवर इब्राहिम को, और बता रहे हैं कि जब से वो राष्ट्रपति नहीं थे तब से उनको गले लगाते रहे। तो बाहर जाकर इतना प्रेम, और यहाँ उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो गोली मार रहा है। तो ये सब चल रहा है। तो जो जिसको जिस लग रहा है वो कर रहा है।
चीफ मिनिस्टर को जो उचित लगा वो उसने किया, मोदी जी को जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, बिरला साहब को जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, और जो उचित लग रहा है रिजिजू साहब को वो कर रहे हैं, और जो उचित लग रहा है विपक्ष को वो भी वही कर रहा है। विपक्ष भी वही कर रहा है जो उसको उचित लग रहा है। यानी सबको खुली छूट दे दी गई है कि जो करिए। यानी अब इसको क्या कहा जाए, इसको तो व्यवस्था के को जब हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं तो उसमें इसको एनार्की ही कहा जाता है, कि अराजकता कहा जाता है, कि जिसका जो मन में आए वो करे, और वही हो रहा है। इसी तरीके से अब संसद की कार्यवाही भी चल रही है, क्योंकि लगातार वहां पर विपक्ष मांग कर रहा है कि हमें बोलने दिया जाए, हमें जरूरी मुद्दों को उठाने दिया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, यहां तो केवल वही होगा जो सरकार चाहेगी, और संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। लेकिन इसको, इन सारी चीजों को लेकर सरकार घिरी है, इस पर चर्चा तो होगी ही, बात तो आएगी। अब नरावणे की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो अग्निपथ योजना के बारे में हो, चाहे वो लद्दाख में जब चीनी सेनाएं आ गई थी उसके बारे में हो, या और भी तमाम चीजें हैं, वो छिपने वाली चीजें नहीं है। आप उनको कितना भी रोकने की कोशिश करिए, उन पर पर्दा डालने की कोशिश करिए। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पुस्तक को लेकर और संसद में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर, सुनते हैं। दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है साहब, क्यों दिल्ली पुलिस को बदनाम करते हो? उनके जो आका बैठे हैं उन्होंने करवाया। अब इस देश में ये हालत हो गई है, लिखा पढ़ा कुछ नहीं चलेगा। मुझे दुख तो ये भी हुआ, अभी मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस का एक नोटिफिकेशन देखा, डर गए भाई। ये पब्लिकेशन का वैल्यू है, ये प्रिंसिपल स्टैंड है। उस किताब की एक सब छपी है कैरवन मैगजीन में, सभी लोगों तक पीडीएफ है। ऐसा वो हुकूमत करती है ना, ऐसी वो सल्तनत करती है जिसको, जो असुरक्षित होती है। यू आर एक्चुअली इनसिक्योर। तो ये अब किस तरीके से प्रकाशक भी यहां सरकार के सामने झुक गए, डर गए, सीधे सीधे वही बात कह रहे हैं मनोज झा कि आखिर आपने एक बार कहने पे आप इतना बड़ा झूठ बोल गए। आप जिस किताब को छाप चुके हैं, आप उसको प्री ऑर्डर का एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं, उस किताब को कह रहे हैं कि हमने तो उसको छापा ही नहीं है। तो लेकिन सवाल वही है, वही बात मनोज झा कह रहे हैं कि वो सबके पास है, आप उसको कहाँ रोकेंगे। मैगजीन ने उसके जरूरी अंशों को छापा है और पूरी की पूरी किताब की PDF फाइल लोगों के पास पहुंच रही है, लोगों ने देखा है, पढ़ा है, और अब तो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि दिलचस्पी लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है सेना के जनरल का। उससे ज्यादा सही कोई और तथ्य हो ही नहीं सकता उस जो झड़प हुई थी उसके बारे में, और उस पर चाहे प्रधानमंत्री कुछ बोल दे, चाहे रक्षा मंत्री बोल दे, सभी के बयान गलत होंगे, क्योंकि जनरल उस समय वही थे, जनरल मनोज नरावणे। तो अब इस किताब को लेकर बुरी तरह से घिरी है सरकार। उसको अब FIR कराए, चाहे उसको बैन कर दे प्रकाशन को, जो कुछ भी करे, लेकिन किताब लोगों के हाथ में है। सरकार घिरी है। संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। 2 बजे आज जब असेंबल होती है लोकसभा, तब क्या कार्रवाई होगी, या फिर जैसे पिछले करीब 10-12 दिनों से लगातार चल रहा है वही होगा, देखेंगे। रहेगी नजर, या गतिरोध टूटता है वो भी, उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।